हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ये माइंड मैप की सीरीज में। और जेई वाला पर जो ये सीरीज स्टार्ट हुई है, आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। रीजन बीइंग, इससे दो चीजें आपके सबसे पहले सॉल्व होती हैं। सबसे पहली चीज, सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए। तो शॉर्ट नोट जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाया करता था, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो कतई बहुत सारे लेक्चर में टीचर पढ़ा है उसको आप आसानी से कम वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब बात यहां पर ये होती है, ये उन्हीं के काम का है जब आप एक लेक्चर को बहुत अच्छे से देखते हैं। और जैसे अगर आपने एक लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा है और आपके खुद के शॉर्ट नोट्स ही आपके काम आएंगे। अगर आप इस फॉर्म में है कि हाँ ये हुई ना बात, कलर इन्वर्ट करके हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे, तो वो मैं बता रहा हूं आपके दिमाग में वो प्रिंट नहीं छोड़ेगा जो आपके खुद के शॉर्ट नोट्स होंगे। दूसरी बात कि इतने बड़े लेक्चर को इतने कम समय में कैसे रिवाइज करना है, ये आपको चीज सिखाएगा, ठीक है। अब आपके पास इससे बड़े बड़े लेक्चर्स भी आने वाले हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स भी आने वाले हैं। किस तरीके से हम कम से कम टाइम में सारी चीजों को बारे में हम लोग बात कर ले, चैप्टर का फ्लो एक बार याद कर ले, सारे फॉर्मूले याद कर ले, यही है हमारे पास माइंड मैप, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर वाला पार्ट, ठीक है। और 11वीं में ये वाला पार्ट जो हम लोग कराते हैं ये बेस बन जाता है हमारी पूरी फिजिक्स का, ठीक है। तो हम लोग कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, वो वेक्टर्स निकलती हैं, और जब हम लोग जोड़ रहे होते हैं हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, आप कहते हैं ये कहां से आया, ठीक है। पता होते हुए भी आपको याद नहीं आता है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। टॉपिक्स जो हमें कवर करने हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर, टाइप ऑफ वेक्टर्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हमारे पास यहां पर होंगे, ठीक है। कई बच्चों का दिमाग शायद ऐसा विकसित नहीं हो चुका होगा, ठीक है। हाँ, अब भाई नीचे नहीं पहना कुछ, चलो कोई नहीं हाँ, तो ये जो वेक्टर वाला पार्ट हमारे पास स्टार्ट होता है, सबसे पहली बात होती है फिजिकल क्वांटिटीज की। हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन दो हिस्सों में करा। सर ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन या डायरेक्शन, आप बात बोले तो वही है, लेकिन अगर आप ये याद रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन तो ज्यादा बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पहली क्वांटिटी आती है स्केलर क्वांटिटीज, इनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल एक आपका है करंट का जिसके पास डायरेक्शन भी है, आप उसको भी स्केलर बोल सकते हैं। लेकिन मेन पंगा हमारे पास स्केलर और वेक्टर का डायरेक्शन ना होके एडिशन है। स्केलर वेक्टर, अगर स्केलर की बात करें तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। और हमारे पास जब हम इनको जोड़ते हैं तो हम डायरेक्टली जोड़ते हैं। 10 घंटे में 5 घंटा जोड़ना है तो 15 घंटे ही होगा, ये 12 नहीं हो सकता, ना ही 5 हो सकता है, राइट। 2 kg में 3 kg जोड़ना है तो ये 5 ही होगा। अगर इसके बाद अगर आपके और ऑप्शन आ रहे हैं तो बेटा कलम रखे सो जाओ। हाँ, वेक्टर हमारे पास ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, बचपन से आपको आदत डाली है डायरेक्टली जोड़ने की। 11वीं में आके आपको वेक्टर जब सिखाया जाता है तो आपकी आदत हो जाती है 2 न्यूटन में 2 न्यूटन जोड़ना है तो 4 ही तो होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वो उसको स्पेसिफाई कर पाती है, समझा पाती है। और जब हम लोग दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं तो ये एक अतरंगी फॉर्मूला यूज करता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। सर ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन क्या है? एक पर्टिकुलर तरीका है दो वेक्टर्स को जोड़ने का। इसमें 3 तरीके आते हैं, वन इज ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ, ठीक है। एग्जाम्पल आपने पढ़े ही हैं, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारे हैं हमारे पास। अब हम लोग किसी भी वेक्टर को डिनोट करते हैं तो आपको एक एरो के फॉर्म में भी डिनोट किया जाता है। तो हर वेक्टर का एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है, ठीक है। अगर इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है तो इसको लोकलाइज्ड वेक्टर भी हम लोग कहते हैं। लोकलाइज्ड मींस वो आपका फिक्स हो चुका है। और इस वेक्टर का जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और जिस डायरेक्शन में आप ये एरो बना देंगे वो उसका डायरेक्शन हो जाता है। अब हम लोग इसको जब वेक्टर लिखते हैं तो एक ऊपर, इसके ऊपर एक एरो बना देते हैं। तो यहां पर कोई भी जो वेक्टर होता है उसके पास एक मैग्नीट्यूड है, तो इसी वेक्टर के आगे अगर आप मॉड बना देंगे दैट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ द वेक्टर, और उसके साथ एक ए कैप होता है, जैसे टोपी पहनाई जा रही है, ठीक है। तो दुनिया में लोगों को तो ए कैप की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास वो है उसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन को हम लोग एक और वर्ड भी कहते हैं विच इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर दे दिया आपको ए वेक्टर, 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप, कुछ भी ऐसे, और बोला फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग इट। आधे बच्चे कहते हैं ये तो पढ़ा है नहीं। अरे भैया, जो आपकी डायरेक्शन है वही यूनिट वेक्टर होती है,
ठीक है। फिर हमारे पास आता है जो लेंथ है, अगर आप छोटा लेंथ बना रहे हैं तो छोटा मैग्नीट्यूड, बड़ा लेंथ बना रहे हैं तो बड़ा मैग्नीट्यूड। अगर आप इस डायरेक्शन में बना रहे हैं तो यही इसकी डायरेक्शन, ऊपर बना रहे हैं तो ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। जैसे जैसे आप वेक्टर को रोटेट करेंगे तो उसका डायरेक्शन हमारे पास चेंज करेगा। अब बात आती है एंगल बिटवीन द वेक्टर इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। याद करिए, किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वो उनके डायरेक्शंस के बीच का एंगल होता है। तो अगर मान लीजिए ये वाला वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये इन दोनों के बीच का एंगल हुआ, राइट। अगर मैं इन दो वेक्टर्स की बात करूं तो ये वाला, कई बच्चे मैच लगा देते हैं यहां पर, ठीक है, कि सर ये होगा इनके बीच का एंगल, ये वाला रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं। नहीं बेटा, हमारे पास एक वेक्टर का डायरेक्शन ये, इसका ये, तो ये वाला जो एंगल है दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। हमारे पास इस वेक्टर का ये है डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास ये वाला लिया जाएगा। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा, सर दूसरा वाला एंगल क्यों नहीं? हम लोग रिप्रेजेंटेशन में वही एंगल लेते हैं जो हमारे पास 180 डिग्री से कम हो, राइट। अब हमारे पास अगर मान लीजिए इस टाइप से है तो इस वेक्टर की डायरेक्शन ये, इस वेक्टर की डायरेक्शन ये, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये है। इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये है। इसकी डायरेक्शन ये और इसकी डायरेक्शन ये। इतना छोटा छोटा तो लग रहा है बेटा, एग्जाम में पर्ची बना रहा हूं हाँ, तो ये हमारे पास एंगल है, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को प्रेरणा मिल जाए, प्रेरणा मतलब प्रेरणा मीन्स डायरेक्शन मिल जाए, पर्रे कैसे बनाने हैं वो नहीं सिखाया जा रहा है आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा होता है टाइप ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। तो पहले इक्वल वेक्टर्स। अगर कोई भी दो वेक्टर्स हमारे पास इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होना चाहिए। पैरेलल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन अगर सेम है तभी हम लोग पैरेलल वेक्टर कहते हैं। ये वाले वेक्टर्स आपके पैरेलल नहीं है। मैथ्स में आप कहेंगे पैरेलल लाइंस, लेकिन यहां पर क्या है, डायरेक्शन इज गोइंग टू डिसाइड कि क्या वो पैरेलल है या फिर वो नहीं है। क्लियर? तो हमारे पास पैरेलल में मैग्नीट्यूड आपका कुछ भी हो, लेकिन अगर डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स हमारे पास क्या है कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। 2 न्यूटन आप इधर लगा रहे हैं और 2 न्यूटन इधर लगा रहे हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए नेगेटिव वेक्टर्स है, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यहां पर मैग्नीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए तो होएगा हमारे पास एंटी पैरेलल। नाम से पता लग रहा है कोइनिशियल, मतलब हमारे पास ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम हो। को प्लेनर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाया करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला वेक्टर बनाया ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये सारे के सारे इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के प्लेन में है, तो दीज आर अवर को प्लेनर वेक्टर। नल पॉइंट नहीं, नल वेक्टर, ठीक है। नल पॉइंट नहीं, यहां पर आएगा हमारे पास नल वेक्टर। फर्रे में गलती हो गई हाँ, तो हमारे पास नल वेक्टर, क्योंकि जब आप वेक्टर्स को जोड़ते हैं तो कई बार जोड़ने के बाद जीरो भी आता है सर जीरो? यस आता है, आगे देखेंगे, ठीक है। तो जब हमारे पास मान लीजिए एक ब्लॉक है, 2 न्यूटन इधर लगाया, 2 न्यूटन इधर लगाया, तो टोटल कितना हो गया? 0 न्यूटन। तो अब हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड तो 0 है, लेकिन डायरेक्शन क्या बोलोगे? एक पॉइंट किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है हमें नहीं पता, तो नॉट डिफाइंड। हमें होती है लेकिन हमें नहीं पता। एक्सियल वेक्टर्स हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। ऐसे वेक्टर्स जो रोटेशन में एक्सिस ऑफ द रोटेशन पर लगते हैं उनको हम लोग एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। अब बात आती है, सबसे पहले इधर ध्यान देंगे, या पहले इधर ध्यान देते हैं, यूनिट वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, ठीक है। जो आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, ये आपके यूनिट वेक्टर्स होते थे। लॉजिकली समझिए, अब हमारे पास 3 डायमेंशनल दुनिया है, ठीक है। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं इनफाइनाइट डायरेक्शंस में जा सकता हूं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं पर भी जा सकता हूं। तो मेरे लिए इस पॉइंट से इनफाइनाइट डायरेक्शंस में चलने का ऑप्शन है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? बेसिकली एक कदम किसी भी एक फिक्स डायरेक्शन में। अगर मैं इधर से इधर गया होता तो ये एक यूनिट वेक्टर है, इधर से मैं इधर गया होता तो ये भी एक यूनिट वेक्टर है, इधर से इधर गया होता एक कदम तो ये भी यूनिट वेक्टर है, इधर से इधर गया होता, इधर गया होता, इधर गया होता। मतलब हमारे पास कि अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूं तो मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, डायरेक्शन उसकी फिक्स होनी चाहिए। अब बात करें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर फैंसी नाम है, जैसे हमारा है, घर पे तो टोनी बोलते हैं, ठीक है, और गांव चले जाओ तो और बुरा हाल है, पप्पू बोलते हैं तो बेसिकली डायरेक्शन है।
थोड़ा फैंसी नाम है यूनिट वेक्टर, बच्चों को, कुछ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि रैंक भी तो बनानी है ना कुछ बच्चों की। तो इट इज बेसिकली अ डायरेक्शन। कभी भी अगर आपसे यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला जाए तो हमारे पास डायरेक्शन है। पपलू वर्ड नहीं था भाई, मुंह से निकल गया, बेइज्जती मत करना। वी हैव इन्फिनाइट यूनिट वेक्टर्स, मतलब वी हैव इन्फिनाइट डायरेक्शंस, ठीक है, वी हैव इन्फिनाइट डायरेक्शंस। अब बात है कि हमारे पास 3 डायमेंशनल दुनिया है, तो हमें 3 ही डायरेक्शंस का काम आना है, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो हम लोगों ने कहा इतनी सारी यूनिट वेक्टर्स में से हमें सिर्फ 3 दे दो, हमारा काम चल जाएगा। हम बाकी सारी डायरेक्शन को इन्हीं के नाम पे निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस ये था, वाई एक्सिस ये था, मेरे को ये पता है, मेरे को अगर इधर जाना है तो मैं कहता कुछ एक्स में चल लो, कुछ वाई में चल लो, काम बन गया, समझे। तो 3 रेक्टेंगुलर मतलब ऐसे यूनिट वेक्टर जो आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक कदम चल रहा हूं, दिस इज आई कैप। अगर मैं वाई एक्सिस में एक कदम चल रहा हूं, दैट इज जे कैप। और एक बाहर की साइड चल रहा हूं तो हमारे पास के कैप। क्लियर। तो हर यूनिट वेक्टर मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ जे, मॉड ऑफ के इज इक्वल टू 1। इस पे आते हैं, पहले इसको समझिए। पोजीशन वेक्टर्स, हमारे पास पूरे सिलेबस में हम लोग पार्टिकल्स की पोजीशंस बहुत मैटर करेंगी, बीट ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बहुत जगह पर हमें पार्टिकल की पोजीशन मैटर करती है। तो हम लोग ये अपने एक रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन के पॉइंट से बताएं तो पोजीशन वेक्टर होता है कि एक पॉइंट का कौन सी डायरेक्शन में जाने के बाद आपको वो पॉइंट मिल जाए, ठीक है। इट इज अ वेक्टर विच पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है, और आपको वो उसी पॉइंट पर ले जाए। इट इज बेसिकली आप कह सकते हैं एक ऐसा वेक्टर जो रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट पर आपको लेके चला जाए, ठीक है, जो उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो ओ से अगर ए वेक्टर की बात है तो आपको 2 एक्स में चलना है, 2 आई कैप, 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। 2 बार आई में चलो, 3 बार जे में चलो, 4 बार के में चलो, तो आपका वेक्टर आ जाएगा। अब किसी भी वेक्टर का अगर मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए तो लॉजिकली क्या चाहिए, डिस्टेंस कह रहा हूं, लेंथ, है ना। अगर मैं किसी तरीके से ये चीज निकाल पाया होता तो मेरे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता। क्या आपको 10वीं क्लास में ये चीज पढ़ाई थी, डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। एक आपका पॉइंट है 0,0,0, खत्म। तो आपका जैसे आप मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, ओ ए वेक्टर मींस ए का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओ, और मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट में 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करके आपको मैग्नीट्यूड मिल जाता है। अब बात आती है सर डायरेक्शन निकालना हो इसका, तो मैंने क्या यूनिट वेक्टर निकालना हो, दिस इज क्या है हमारे पास, अगर मैं बोलूं तो दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग ओ ए, जो आपका ओ ए वेक्टर था उसके अलोंग डायरेक्शन बताइए। तो किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए क्या करना है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। सर ये कहां से आया बेटा, अभी आपकी नजरों के सामने से गया है, ये ए कैप को मैं ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए लिख सकता हूं। तो कभी भी अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर लिखिए और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, खत्म, आ गया यूनिट वेक्टर। अब आ जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब एक पार्टिकल एक पॉइंट ओरिजिन से ना चल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ओनली विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो पोजीशन वेक्टर हो जाता है, किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली हो जाता है। आप कभी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब निकालते हैं तो क्या करना है, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, जहां पर जा रहे हैं वो वाला वेक्टर, जहां से आ रहे हैं वो वाला वेक्टर, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली आ जाएगा। ऐसा क्यों, अभी हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप 1,1,1 से 2,3,4 पे गए तो एक्स में जरा देखना फाइनल वेक्टर क्या है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस आई कैप जे कैप के कैप। तो 2 - 1 आई कैप, 3 - 1 2 जे कैप, 4 - 1 3 के कैप। लॉजिकली समझना, आप ए से, ये इनिशियल पॉइंट होता था, आप ए से किधर जा रहे हैं, बी पर। तो आपको ए पर अगर है तो एक्स में 1 चलो तो आ जाओगे, वाई में 2 चलो तो आ जाओगे, जेड में पहले से ही आप 1 पर हैं, प्लस 3 और चलोगे तो आ जाओगे। तो बेसिकली आपको एक रेफरेंस दे रहा है ए पॉइंट के हिसाब से, राइट। तो जरा यहां पर ध्यान से देखना, अगर आपको इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालना है तो क्या करना था, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक्स को एक्स से माइनस करना है, वाई को वाई से, जेड को जेड से। अब बात आती है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो लेंथ निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो ना यार। हमारे पास 2 - 1 का स्क्वायर, ये आ गया, 3 - 1 का स्क्वायर और 4 - 1 का स्क्वायर। सॉल्व करो, और अगर आपको इसी की डायरेक्शन चाहिए तो वेक्टर पता है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर दो, हमारे पास आ जाएगा। अब बात आती है वेक्टर्स को जोड़ने के तरीके। तो हमारे पास जोड़ने के तरीके के नाम हमारे पास 3 है, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन अगर आप देखें तो रिजल्ट हमारे पास सेम ही है। जरा इस वाले पे आते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 0.5 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप इज अ यूनिट वेक्टर, फाइंड सी।
ठीक है। अगर कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको कैसे लिखना है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने के बाद इक्वल टू 1 डाल दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास वेक्टर्स एडिशन। भाई देखो हमारे पास 3 तरीके, एक है ट्राइंगल लॉ। जब आप दो वेक्टर्स को, सबसे पहली बात, दो वेक्टर्स को इन एन ऑर्डर रखते हैं, एक का हेड दूसरे का टेल। आप ऐसे नहीं रख सकते, आप ऐसे नहीं रख सकते। ये नहीं कि सर मैंने ट्राइंगल बना तो दिया, ऐसी तो कुछ था, अरे ये मैटर कर रहा है। तो हमारे पास ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, व्हेन टू वेक्टर्स आर केप्ट अलोंग द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन एन ऑर्डर, इन एन ऑर्डर मींस एक का हेड दूसरे का टेल, टेल नहीं टेल, then the resultant of these two vectors is shown by the third side of the triangle in opposite order। अगर आप देखो तो आप इस ऑर्डर में गए तो ये इस ऑर्डर में आप घूम रहे हो, तो रिजल्टेंट आप ऐसे वापस नहीं बनाएंगे, रिजल्टेंट आप अपोजिट डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पॉइंट बनाएंगे। तो दिस इज योर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा और ये है रिजल्टेंट जो वेक्टर आ रहा है उसका एंगल बेसिकली। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास डेरिवेशन हम लोग नहीं कर रहे, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और एक वेक्टर का डायरेक्शन आप कैसे लिखेंगे, तो वो होता है b sin थीटा। इसको रिजॉल्व करते तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। यही सेम चीज किसी भी वेक्टर को पैरेलली आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। क्यों, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना ही डायरेक्शन चेंज हुआ, वो हो गए इक्वल वेक्टर। इसी वेक्टर को अगर मैं इधर ले जाऊं तो आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। When two vectors are kept along the two adjacent sides of a parallelogram in such a way that they are coinitial, then the resultant of these two vectors is shown by the diagonal of the parallelogram। क्लियर। तो आपका जो ये डायगोनल होगा वही आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अभी भी थीटा है। जैसे अगर मैं पैरेलल ले जाऊंगा तो इन दोनों के बीच का एंगल अभी भी थीटा है, फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा। अब बात आती है सर पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ तो ये आपको मदद करता है अगर आपको एक ही साथ ज्यादा वेक्टर्स को जोड़ना है, दो से ज्यादा वेक्टर्स को। तो ऐसा अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर दो को एक बार लगा लेंगे फिर तीसरे के साथ जोड़ लेंगे, ये भी आप कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो पॉलीगन लॉ यूज करने का तरीका मैं बताता हूं। अब बात आती है हमारे पास एडिशन में, जरा देखना मैं अभी जोड़ रहा हूं। जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 होता है, cos 0 यहां पर रखोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तब रिजल्टेंट आएगा a प्लस बी। मीन्स ये क्या बता रहा है, ध्यान से सुनिए। जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 होता है तब आप उनके मैग्नीट्यूड को जोड़ सकते हैं। अगर एक 10 न्यूटन लग रहा था, एक 5 न्यूटन लग रहा है, जब वो सेम डायरेक्शन में लगेंगे तब आप 10 प्लस 5 कर सकते हैं। अगर हमारे पास इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, 10 न्यूटन इधर लग रहा था, 5 न्यूटन हमारे पास इधर लग रहा था, तब आप जोड़ ही रहे हैं लेकिन मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, cos पाई -1 a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। 10 न्यूटन ये था, 5 ये था, रिजल्टेंट आपका 5 ही बचेगा। तो मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, एडिशन ही कर रहा हूं लेकिन मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब थीटा की वैल्यू π/2 होगी तो cos 90 0 हो जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास ये भी बेसिकली होता है। ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिक्स में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जब हमारे पास दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, 2 न्यूटन 2 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, एफ एफ पी पी अगर ऐसे है तो a और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर p है तो इनका रिजल्टेंट होता है 2p cos θ/2। थीटा क्या था, इनके बीच का एंगल। अब यहां पर हम लोग कुछ ट्रिक्स बनाते हैं जो ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हम लोग करंट में और मैग्नेटिज्म में, ईएमआई में बहुत ज्यादा यूज हो जाती हैं। जब दो वेक्टर्स, जब याद रखना जब मैग्नीट्यूड सेम हो अगर उनके बीच का एंगल 0 है तो रिजल्टेंट 2p होगा। अगर 60 डिग्री है, यहां पे थीटा की वैल्यू डालते चलो, 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट √3 टाइम्स हो जाएगा, √3p होगा। अगर 90 डिग्री है तो √2p होगा, 120 है तो p होगा, 180 है तो 0 होगा। कहने का मतलब अगर 2 न्यूटन 60 डिग्री पर लग रहे हैं तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बीच में 2√3 कर दो। हाँ 2√3 हमारे पास कर दो। अगर 2 न्यूटन 90 डिग्री पर है, बिल्कुल डायगोनल पे 2√2 कर दो, ये कह रहा हूं मैं। और जो भी रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर पे होगा। अब इसके बाद जरा देखते हैं हमारे पास रेजोल्यूशन वाला पार्ट। सबसे पहले रेजोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, किसी भी वेक्टर को ब्रेक करना अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू अ डायरेक्शन, ठीक है। अब आप एक्स एक्सिस के अलोंग भी रिजॉल्व, एक्स एंड वाई के अलोंग भी रिजॉल्व कर सकते हैं, 3 डायमेंशनली भी रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शंस इनफाइनाइट है। तो एक वेक्टर को जब आप रिजॉल्व करते हैं तो आपके इनफाइनाइट बेसिकली कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बेसिकली यहां पर बात करेंगे। भाई साहब सॉरी, हाँ तो अरे मच्छर
अरे यार YouTube पे जाएगा वीडियो, मच्छर बेइज्जती करा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हम कह रहे थे कि कभी भी अगर आपको किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना है, ठीक है, बेइज्जती हो रही है यार, नर्वस हो गए हम। हाँ चलो कोई नहीं, खराब करा काट देंगे। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक वेक्टर H है यहां पर, ठीक है, अगर किसी, पहले तो एक ट्राइंगल को समझना, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। आधे से ज्यादा जनता ये चीज जानती नहीं है। आधे से ज्यादा जनता ये चीज नहीं जानती कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, जिस साइड आप थीटा लेते हैं उसी साइड आपका बेस बन जाता है और थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो अगर आप कॉस थीटा की बात करें तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस को आप हाइपोटेन्यूज के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास बी एच कॉस थीटा, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो पी को क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का साइन थीटा। अगर आपको किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो जरा समझिए, मान लीजिए वेक्टर है 4√2, ये 45 डिग्री था, आप ट्राइंगल यहां बना लीजिए। सर मैं ट्राइंगल उधर बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपके लिए बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर, तो 4√2 cos 45 x के अलॉन्ग है आई कैप, और 4√2 sin 45 आपका y के अलॉन्ग है तो j कैप। सिंपल सी हमारे पास यहां पर बात। अगर मान लीजिए वेक्टर ऐसा है तो आप ट्राइंगल यहां पे बनाते, ये आपका बेस होता तो 5 cos 30 आपका x के अलॉन्ग होता, लेकिन किस डायरेक्शन में, माइनस आई कैप, और 5 sin 30 आपका प्लस j में हमारे पास आ रहा होता, राइट। अब यहां पर ये कितना है, 6, ठीक है। एक वेक्टर है जो यहां पर 30 डिग्री पर है, जरा देखना, अगर आप देखते तो यहां पर आपका ट्राइंगल ऐसे बनता, तो जिस साइड एंगल होता है वो बेस है, तो ये आता आपका 6 cos 30 और ये आता आपका 6 sin 30, क्लियर। तो ये आपका x में नेगेटिव में है और y में भी ये नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये माइनस आई कैप एंड माइनस जे कैप में हम लोग लिखते हैं। अब बात आई पॉलीगन लॉ में आप क्या कर रहे हैं, अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स हैं तो आप उनको क्या करें, व्हेन मल्टीपल वेक्टर्स आर केप्ट अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पॉलीगन इन एन ऑर्डर, मींस एक का हेड दूसरे का हमारे पास टेल, ठीक है, तो द रिजल्टेंट वेक्टर इज शोन बाय सिंगल वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। आप सभी को ऑर्डर में लगाते हुए चले जाइए, जो इन सभी का अगर आपको एडिशन करना है तो एक डायरेक्टली एक वेक्टर बना लीजिए इनिशियल से फाइनल, वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सर इसको सॉल्व क्या करें, फॉर्मूला क्या है, कोई तरीका नहीं है, सिंपल सा तरीका है, सारे वेक्टर्स को आप पैरेलली, जैसे इसको जोड़ना था तो आप एक्स एक्सिस पर अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाते, ए वेक्टर ये रहा, मान लीजिए इनके बीच का कुछ एंगल है तो बी वेक्टर को उठा के यहां ले आए, बी वेक्टर सी से कुछ एंगल बना रहा है तो सी वेक्टर को ले आए, सी वेक्टर डी से कुछ एंगल बना रहा है डी को ले आए, सपोज ऐसे हमारे पास आ गया। अब आपके पास जैसे ही सारे वेक्टर्स आए, मेक ऑल कोइनिशियल, सबको उठा करके आप कोइनिशियल बनाइए एंगल को नजर रखते रखते, फिर सभी को रिजॉल्व कर दीजिए इसी मेथड से, इंडिविजुअली रिजॉल्व करिए। रिजल्टेंट वेक्टर होगा सिग्मा आर एक्स आई, मतलब सबका एक्स जोड़ देंगे, आई कैप लगा देंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आएगा, और सभी का वाई कंपोनेंट को अगर आप जोड़ देंगे तो हमारे पास वाई रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। सर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप कर सकते हैं, डायरेक्शन के लिए tan इनवर्स y बाय एक्स आप यहां पर कर सकते हैं, क्लियर। तो ये था हमारे पास एडिशन का। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन मींस अगर मेरे को कोई भी दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस बी वेक्टर करना है, तो लॉजिकली समझिए ये रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत ज्यादा काम आता है। जो बच्चे इसको नहीं समझते, रिलेटिव वेलोसिटी में पंगा आता है। हमारे पास a माइनस बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ए प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। किसी भी वेक्टर के सामने अगर माइनस लिखा है वो क्या है, उसकी डायरेक्शन। अगर मैं कह रहा हूं एक बॉडी पर -2 न्यूटन लगा है, दैट डज नॉट मींस कि वो 0 से छोटा फोर्स है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में 2 न्यूटन लगा है। तो ये जो माइनस है हम लोगों ने इसके साथ रखा, मींस डायरेक्शन ऑफ बी को अपोजिट कर दीजिए और ए के साथ जोड़ दीजिए, दैट इज योर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो बेसिकली इट इज एडिशन ओनली विद अपोजिट डायरेक्शन। तो ए वेक्टर हमारे पास ये था, बी ये था, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो आपने b को उल्टा करा माइनस बी, तो अब इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, और आप अपना एडिशन ही करिए, एडिशन ही करिए। तो हमारे पास अब इन दोनों के बीच का एंगल डाला पाई माइनस थीटा, तो ये माइनस कॉस थीटा आ गया। तो रिजल्टेंट के केस में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा आता है, और जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन बनेगा, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, जो डायरेक्शन बनेगा दैट विल बी हमारे पास tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा अपॉन a माइनस b कॉस थीटा। अब बात आती है इसके बाद ये वाली, हमारे पास यहीं पर ये बाद में जाके काइनेमेटिक्स में काम आता है और आगे भी काम आता है। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है, थोड़ा बहुत याद करना, v स्पीड से चल रहा है, v, थोड़ी देर के बाद थीटा एंगल हो गया, तो पहले v ये था, देखना रेडियस के साथ v ये था, अब ये अगर हमारे पास थीटा एंगल घूमा है तो ये इनिशियल v ऐसे हो गया,
तो फाइनल, अगर मेरे को चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2v साइन थीटा बाई 2, रिजल्टेंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी 2v साइन थीटा बाई 2 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब जरा यहां पर देखते हैं लेमीज थ्योरम। ऑल्दो मैं पर्सनली लेमीज थ्योरम और 3D रेजोल्यूशन को ज्यादा नहीं पढ़ाता हूं, रीजन उसका यह है, लेमीज थ्योरम एक कंडीशन है। ठीक है, हमारे पास आपके सिलेबस में हो भी सकता है 2 फोर्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, क्वेश्चन में एक साथ एक बॉडी पर 5-5, 6-6 फोर्स भी लग सकते हैं, तब ये काम नहीं आएगी। ये कब काम आती है? जब बॉडी पर हमारे पास 3 फोर्सेस लग रहे हो बस, और इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए बॉडी, तभी आप लगा सकते हैं। वो क्या कहता है लेमीज थ्योरम? अगर मान लीजिए एक बॉडी पर हमारे पास 3 फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, F3, और कुछ एंगल है अल्फा, बीटा एंड गामा, तो लेमीज थ्योरम क्या कहती है? बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वो एक एक्सप्रेशन देती है, ये वाला फोर्स F1 अपॉन साइन ऑफ इसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा है? अल्फा, तो साइन अल्फा। F2 अगर आप देख रहे हैं तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? बीटा, तो अपॉन साइन बीटा। F3 इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? साइन गामा। तो हमारे पास यहां पर सिंपल सा ये होता है लेमीज थ्योरम। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप सभी लोगों ने शायद ये क्वेश्चन देखा ही होगा, 2 धागे से एक ब्लॉक को टांग रखा है, ये एंगल दे रखा है, टेंशंस हमें निकालनी है। तो नो डाउट आप सभी लोगों को याद अगर आ रहा हो तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, और इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, नेट फोर्स अलोंग x रिजॉल्व करके नेट फोर्स अलोंग y रिजॉल्व करके 0 कर देते थे, आंसर आ जाता है। लेकिन इसको करने का एक और तरीका भी है। मान लीजिए ये इस क्वेश्चन को अगर हम लोग लेमीज थ्योरम से करना चाहते हैं, ये 10G है तो इसका वजन कितना हो गया? 100, तो इस धागे में टेंशन कितना है? 100, राइट। इस धागे में टेंशन ले लिया T1, इसमें ले लिया T2, तो ये इक्विलिब्रियम में है, 3 फोर्सेज हैं, तो T1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90, इसके अपोजिट जरा एंगल देखो, ये वाला एंगल है, तो T1 अपॉन साइन 90, T2 अपॉन साइन 150, हमारे पास 100 अपॉन 90 प्लस 30 120, ये इक्वेशन आती। आप इन दोनों को इक्वेट करते तो T1 मिल जाता, और इन दोनों को इक्वेट करते तो आपको T2 मिल जाता। सिंपल, आप लेमीज थ्योरम से भी इस क्वेश्चन को बेसिकली कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीका भी आपको पता है, वो हर जगह वैलिड है, उसको लगाइए। 3D रेजोल्यूशन मींस जरूरी नहीं है कि आपका जो रेजोल्यूशन आप कर रहे थे, ब्रेक कर रहे थे वेक्टर्स को अलोंग दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास प्लेनर ही हो, मतलब x और y हो, y और z हो, z और x हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है जैसे मान लीजिए x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, z एक्सिस ये है, वेक्टर आपका ऐसे है, तो ये वेक्टर x के साथ कुछ एंगल बना रहा है, अल्फा कह दिया, ये वेक्टर y के साथ कुछ एंगल बना रहा है, बीटा कह दिया, ये वेक्टर z के साथ कुछ एंगल बना रहा है, गामा कह दिया। तो जरा यहां पर देखना cos अल्फा, क्योंकि अगर आप यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये होगा ax, और ये था मैग्नीट्यूड a, तो cos अल्फा निकालते तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज तो आता ax बाय a, वैसे ही cos बीटा निकालते तो ay बाय a, और cos गामा निकालते तो az बाय a हमारे पास आता। अगर मैं इन सभी को ऐड कर देता हूं, कोसाइन लॉ बनता है हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, अगर आप ऐड करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर 1 हमारे पास आ जाता है। और अगर मैं साइन के टर्म्स में लिखूं तो यहां पर इक्वल टू नहीं आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा हमारे पास प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, यहां पे लिखा होगा, नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। हमारे पास अगर मैं वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन की बात करूं तो जरूरी नहीं है आप 2 ही वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते समय हम स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर था 3 न्यूटन का, मैंने कहा इसको f, मैंने कहा आप 2f फोर्स बनाइए, तो 2f मतलब हमारे पास क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड 2 गुना कर दीजिए, डायरेक्शन सेम रखिए, तो आप क्या बनाते यहां पर 6 न्यूटन का फोर्स। मैं कहता माइनस 2f फोर्स बनाइए, तो माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर के आगे अगर माइनस है तो अपोजिट डायरेक्शन में बनाइए 2 गुने मैग्नीट्यूड का, तो आप इस तरीके से 6 न्यूटन बेसिकली बना रहे होते। तो अगर आप किसी भी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू वेक्टर na हमारे पास आ जाता है, ये क्या है, स्केलर, ठीक है, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। स्केलर मतलब कोई वैल्यू हमारे पास 2, 3, -4, -8 कुछ भी, ठीक है। तो हमारे पास न्यू वेक्टर na वेक्टर हमारे पास बनता है, यहां पे बना भी रखा है बहुत छोटा सा। अगर n पॉजिटिव है, जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा। अगर n नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा और मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा। ये कहा हमारे पास जाता है, ठीक है हमारे पास। अब बात आती है किसी वेक्टर को किसी वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करना है तो 2 तरीके हैं।
हमारे पास वन इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि रिजल्ट हमारे पास स्केलर आता है, रिजल्ट में आई कैप, जे कैप, के कैप कोई भी डायरेक्शन हमारे पास नहीं होती। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन की बात करूं तो ये प्रोजेक्शन से समझाई जाती है। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज डिफाइंड एज द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर। समझना हमारे पास कैसे बोला। डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलॉन्ग अनदर वेक्टर, तो बी कॉस थीटा इसके अलॉन्ग आएगा, टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर इनटू ए। तो बी कॉस थीटा इनटू ए अगर आप करेंगे तो वो हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट। तो इसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए बी कॉस थीटा, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उन्हीं के बीच का एंगल हमारे पास cos थीटा रख लीजिए। अगर आपका वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में है तो हमारे पास आप जब पूरा ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते हैं तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 आता है। क्यों? आई का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 1 और cos 0 इज 1, तो आई डॉट आई 1 आएगा, जे डॉट जे भी 1 आएगा, के डॉट के भी 1 आएगा। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सिमेट्रिक प्रोडक्ट, सिमेट्रिक मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 आता है। आई डॉट जे डॉट आई, के डॉट आई, ये जब असिमेट्रिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट 0 आता है डॉट प्रोडक्ट का। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। अगर मैं आई डॉट जे कर रहा हूं तो cos 90 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। खोलने के बाद यहां पर आता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये इनके ए वेक्टर के एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, बी वेक्टर के एक्स वाई जेड कंपोनेंट। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कहने का मतलब ये कॉम्पिटिटिव है। अगर आप ए डॉट बी कर रहे हैं तो वो बी डॉट ए से भी निकाला जा सकता था, जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो करा जा सकता है। क्योंकि अगर आप इसका प्रोजेक्शन इसके अलॉन्ग लेते तो ए कॉस थीटा आता, इंटू बी करते वही फॉर्मूला बनता, और इसका प्रोजेक्शन इसके अलॉन्ग लेते तो बी कॉस थीटा आता, इंटू ए करते वही फॉर्मूला बनता। राइट, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। आप ब्रैकेट ओपन करना चाहें जैसे आपको स्कूल में बचपन से सिखाया गया है, बिल्कुल बिंदास होकर वैसे ही करिए। ए डॉट बी हमारे पास मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब एंगल थीटा की वैल्यू 0 होगी तब किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम होता है। एक वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए, उसका मॉड का स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर बेसिकली होता है। अब बात आती है इसकी एप्लीकेशंस हमारे पास क्या है। कभी भी अगर आपको किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आ जाए निकालने के लिए तो याद आ जाना चाहिए कि ये डॉट प्रोडक्ट से निकाला जाता है। मान लीजिए आपको वेक्टर दे दिया 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, दूसरा वेक्टर दे दिया आई कैप जे कैप के कैप। अब बोला इनके बीच का एंगल बनाओ, तो मैं क्या कहूंगा? पहले ए डॉट बी करूंगा। ए डॉट बी क्या आएगा? ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, न्यूमरेटर आ गया। क्योंकि हमें पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी कैसे निकाल लेते? ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, ये आ गया। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। आप एंगल निकाल सकते थे, सिंपल सा फंडा। क्लियर? टू चेक वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट, ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज्ड हमारे पास कंसेप्ट है कि किसी भी दो वेक्टर्स का हमारे पास परपेंडिकुलर होना आपको अगर चेक करना है तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट यूज करिए। दो वेक्टर्स बनाइए। अगर आपको याद आ रहा हो प्रोजेक्टाइल का एक क्वेश्चन कि हमने प्रोजेक्टाइल करा, प्रोजेक्टाइल बॉडी को फेंका, हमारे पास किस टाइम पर दोनों वेलोसिटीज परपेंडिकुलर होंगी, तो हम पहले उनके वेक्टर्स बनाते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं। तो बेसिकली अगर किसी भी दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होना अगर आपके वर्ड में आ गया, क्वेश्चन में आ गया, तो आपको क्या चेक करना है? उनका डॉट प्रोडक्ट, और वो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0, क्योंकि cos 90 0। तो आपके लिए अगर ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो आप क्या करेंगे? तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो चेक करवा लेंगे क्या ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अगर 0 आ गया तो है, अगर नहीं आया तो नहीं है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है, वो दे देंगे 2 1 a 5 4 3, ए की वैल्यू बताइए, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो करना वही है, डॉट प्रोडक्ट करके 0। टू फाइंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑन अनदर वेक्टर, एक वेक्टर जैसे मान लीजिए ए है, दूसरा वेक्टर ये है, अगर मैं लाइट मारूंगा तो इसकी एक परछाई पड़ेगी मेरे हाथ पर, ये वेक्टर बताइए इसके अलोंग क्या होगा। तो आपको क्या करना है? बी कॉस थीटा इंटू ए कैप, इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन दे दीजिए, उसका प्रोजेक्शन बी कॉस थीटा आएगा। अगर आप देखें तो ये बी कॉस थीटा, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं, एक ड्राइव कर देता हूं। मान लीजिए ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर हमारे पास ये था, और थीटा ये है। इन्होंने बोला एक ऐसा वेक्टर बताओ जो इसके अलोंग इसके प्रोजेक्शन है, ये वाला हमारे पास वेक्टर बताओ। ठीक है, ये वाला वेक्टर बताओ। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी कॉस थीटा। रिजॉल्व करोगे, डायरेक्शन इसकी दे दो। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को आप क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है,
मैंने कहा यार बार इनके बीच का एंगल बार बार पंगा ना दे, तो मॉड ए से मल्टीप्लाई मॉड ए से डिवाइड कर दीजिए, ए बी कॉस थीटा, ये क्या बन गया ए डॉट बी इंटू ए कैप ओ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ऐसी अगर आप फाइंड अ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी बोला है तो यहां पर ए की जगह पर बी आ जाएगा, ए डॉट बी दोनों में आता है। अब टू फाइंड फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो डॉट प्रोडक्ट से हमारे सिलेबस में आती हैं, जैसे एग्जांपल वर्क हो गया एफ डॉट एस, पावर हो गया एफ डॉट वी, फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स ई डॉट ए या फिर बी डॉट ए, करंट की बात होती है करंट डेंसिटी डॉट एरिया। हमारे पास कई सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट से निकाली जाती हैं। नेक्स्ट इज अवर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास रिजल्ट एक वेक्टर आता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ये बेसिकली हमें क्या बता रहा होता है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग, किसी भी दो वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ दी पैरेललोग्राम, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं फिजिक्स में एरिया को एज अ वेक्टर भी लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ए क्रॉस बी करना है तो ये होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, एक ऐसा डायरेक्शन, अगर ए और बी, ध्यान से समझिए, अगर ए और बी ऐसे हैं तो इनके परपेंडिकुलर कोई डायरेक्शन हमारे पास, दैट इज अवर एन कैप, ठीक है। क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट उनके परपेंडिकुलर आता है, तो डायरेक्शन कहां होती है, परपेंडिकुलर। तो वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, मैं अगर लिखना चाहूं यहां पर, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर हमारे पास। और दूसरा तरीका है, अगर आपको आई कैप जे कैप के कैप में क्वेश्चन दे रखा है, कई जगह पर आएगा, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ निकालिए, ठीक है, वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर निकालिए, बहुत सारे हमारे पास ऐसे फॉर्मुले हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट से निकाले जाते हैं। तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है तो आई कैप जे कैप के कैप में, तो सबसे पहले आप लगाएंगे डिटर्मिनेंट मेथड, पहले लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे माइनस जे, फिर के। तो आई और आई इनका इंटरसेक्शन करने के बाद जो ये चार बचे, इन दोनों का प्रोडक्ट ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, फिर इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन माइनस जे लिखेंगे, ये चार बचेंगे ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड करेंगे, फिर इसका और इसका इंटरसेक्शन के कैप में हमारे पास ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। जब हम लोग यहां पर सॉल्व कर रहे होते हैं तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आती है, जो जाके आपका सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और मैग्नेटिज्म में बच्चों का खून पी जाती है। तो ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर का, अगर आपको किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी है तो ध्यान समझिए, अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो राइट हैंड आप पहले वाले वेक्टर पे रखेंगे सच दैट ये जो पाम है ये सेकंड वेक्टर को फेस करे, तो ए क्रॉस बी आपका इधर आएगा ऊपर की डायरेक्शन में, दिस इज योर ए क्रॉस बी। और अगर आपको बोले कोई बी क्रॉस ए निकालना है तो बी पर रखेंगे ए की साइड में, बी क्रॉस ए करेंगे नीचे आएगा, तो ए क्रॉस बी ऊपर आता है, बी क्रॉस ए हमारे पास नीचे जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है। अब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं वो इधर है और बी क्रॉस ए कर रहे हैं वो इधर है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये इक्वल नहीं है, बल्कि इनके सामने हमें क्या लगाना चाहिए, माइनस। अब ए क्रॉस ए इज जीरो, अगर हमारे पास एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो एंगल या तो जीरो होगा, या तो नहीं, एंगल जीरो होगा तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा। इसके साथ और भी एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लेना, हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज क्रॉस प्रोडक्ट से निकाली जाती है। एग्जांपल में आपके लिए टॉर्क आ जाएगा आर क्रॉस एफ, तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, ठीक है। हमारे पास v टेंजेंशियल इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, सर्कुलर मोशन में आपने शायद पढ़ा होगा। a टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, आपने शायद सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा। फोर्स इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, मैग्नेटिज्म में आपने पढ़ा होगा। फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो ये अगर आपको ऑर्डर याद नहीं है, मैं लिटरली बता रहा हूं, कई बच्चों का आंसर गलत आता है, ठीक है। तो अब बात आती है इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो आपको कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज निकलवाई जा सकती हैं, ठीक है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, अगर आप देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ही बताता है। तो आप अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो एरिया की वैल्यू निकाल रहे हैं। सर ये निकालेंगे कैसे, या तो डिटर्मिनेंट मेथड से या ए बी साइन थीटा से। क्लियर। अगर आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है तो ए क्रॉस बी निकालिए डिटर्मिनेंट मेथड से, उसका आधा कर दीजिए। वैल्यू निकालने के बाद पहले आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व करा, आई कैप जे कैप के कैप में आया, दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट।
फिर आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। ये रीड करना, पहले ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट से निकाला, फिर हमने मॉड लगा रखा है, मींस उस वेक्टर का अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वैल्यू आ गया, उसका आधा कर देंगे तो आपको ट्राइंगल मिल जाएगा, ट्राइंगल का एरिया। अगर आपको दो वेक्टर्स डायगोनल दे रखे हैं, किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दे रखे हैं और आपको बोला एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बनाइए, तो हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2, d1 क्रॉस d2 मींस डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपका आई कैप जे कैप के कैप में आएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करेंगे, आधा करेंगे तो आपका हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। टू चेक वेक्टर्स आर पैरेलल, लॉजिकली समझना, कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, जीरो। तो या तो आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कर दीजिए या फिर कोफिशिएंट्स रेशियो में आएंगे। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो ax bx प्लस ay by प्लस az bz का जो समेशन है दैट इज इक्वल टू जीरो, और जब पैरेलल होते हैं तो कोफिशिएंट्स हमारे पास रेशियो में होते हैं, ax by bx इक्वल टू ay by by इक्वल टू az by bz। वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप ऑल दो जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हमारे पास किसी भी वॉल्यूम को निकालने के लिए भी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। तो जैसे आप ए क्रॉस बी करते हैं तो एरिया ऑफ द बेस आ जाएगा, पैरेललोग्राम डॉट सी करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, तो ए क्रॉस बी डॉट सी, इसी को हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स दे देंगे और कहेंगे आप ऐसी डायरेक्शन बताइए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले क्या करें, एक जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये दे दिया, एक ये दे दिया, आई कैप जे कैप के कैप 2i 3j 4k कुछ भी दे दिया। अब बोला यार ये वाली डायरेक्शन बता दो, मैंने कहा यार अगर मेरे को दो वेक्टर पता है तो मैं ए क्रॉस बी करूं तो ये मिल जाएगा, और ए क्रॉस बी वेक्टर जैसी मिला इसकी जो डायरेक्शन होगी वही तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी बाय डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप है, और उसको उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, खत्म चैप्टर। ओके तो इस तरीके से वेक्टर्स रिवाइज करके रखिएगा, और एग्जाम के लिए तो मैं यहां से अलविदा लेता हूं, ऑल द वेरी बेस्ट।